गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमर्स के लिए भी, मैनेजमेंट के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए भी। ठीक है, तो आफ्टर दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ऑल अबाउट द इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज। और ये जो 4-5 ट्रेड थ्योरीज के बारे में आपको हम बताएंगे, और वो ट्रेड थ्योरीज उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनकी फीचर्स क्या हैं, और कौन कौन सी थ्योरीज हम लोग किस बेसिस पे हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहेंगे। तो फर्स्टली वी आर स्टार्टिंग की व्हाट इज़ ऑल अबाउट द इंटरनेशनल ट्रेड। बेसिक्स हम लोग को पता ही है कि जब हम लोग एक्सचेंज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चर गुड्स अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। मीन्स सपोज दैट यू आर बिलोंग्स टू इंडिया and you are dealing with some outside of the countries, you are dealing with the South Africa or dealing with some Dubai or some other country, that is called international trade। हम लोग इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना। अब बात होते हैं कुछ हम लोग बहुत क्लासिकल ट्रेड थ्योरीज हैं, कुछ न्यू ट्रेड थ्योरीज हैं। तो जितनी भी क्लासिकल ट्रेड थ्योरीज थी, इट वाज कहीं ना कहीं हमारी कि एक्सप्लेन द नेशनल इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करते थे, कंट्रीज़ के एडवांटेजेस क्या होती थी उस बारे में बात करते थे। और कोई भी चीज़ हम लोग एक्सचेंज करेंगे तो उसमें कौन सी दो कंट्रीज़ के बीच में कौन सी कंट्री को ज़्यादा फायदा होगा। तो क्लासिकल ट्रेड थ्योरीज उसी इन सब पर्टिकुलर फीचर्स के बेस पे थी। और जो न्यू ट्रेड थ्योरीज है, न्यू ट्रेड थ्योरीज में बहुत सारे नया चीज़ें आए, जस्ट लाइक कि एक्सप्लेन द लिंक्स अमॉन्ग द नेचुरल कंट्रीज एडवांटेजेस। अलग अलग कंट्रीज में भी आर हैविंग द डिफरेंट एडवांटेजेस है ना, कि दुबई में अलग एडवांटेज होगा, इंडिया में अलग है, चाइना में अलग है, तो यूएस, बिकॉज एवरी कंट्रीज आर हैविंग द डिफरेंट नेचुरल फैक्टर्स, डिफरेंट स्किल सेट दे आर, एंड द सब कंट्रीज का अलग अलग एटमॉस्फेयर है। एंड गवर्नमेंट एक्शंस की बात करेंगे न्यू ट्रेड थ्योरीज में, इंडस्ट्रीज कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की बात हम लोग न्यू ट्रेड थ्योरीज में करेंगे। अब बात करते हैं क्लासिकल ट्रेड थ्योरीज कौन कौन सी हैं। तो बहुत कॉमन 4-5 थ्योरीज की हम लोग बात करेंगे। पहला हो गया मर्केंटिलिज्म थ्योरी, जो प्री 16th सेंचुरी 1600 सेंचुरी से पहले वाली जितनी भी थ्योरीज होती थी इंटरनेशनल ट्रेड की, उसको हम लोग मर्केंटिलिज्म थ्योरीज बोलते थे। इसमें हम लोग जब बात करते थे दो देशों में व्हेन यू बी यूज्ड टू कंपेयर विद द टू कंट्रीज, कि एक कंट्रीज को गेन होता था, दूसरी कंट्रीज को लॉस होता था। अभी आगे बताएंगे आपको। फिर फ्री ट्रेड थ्योरी सी एडम स्मिथ जी ने दिया 1776 में। फिर उसी को हम लोगों ने और मोर रिफाइन किया, और कहीं ना कहीं डेविड रिकॉर्डो ने क्रिटिसाइज किया एडम स्मिथ जी को। और 1817 में हम लोगों ने कॉम्परेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी दिया। वो उसी को आगे कहीं ना कहीं फ्री ट्रेड थ्योरीज को और रिफाइन किया, तो उसमें एक्सन होलिन हो गया 1919 में दिया। और इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात होगी जो रे ने दिया था 1966 में। तो हम लोग एक एक करके 4-5 थ्योरीज को एक्सप्लेन करने का। ठीक है, तो अभी द न्यू ट्रेड थ्योरीज में क्या कहता है कि न्यू ट्रेड थ्योरीज ऑल अबाउट द आउटपुट एक्सपेंड विद द स्पेशलाइजेशन एंड इंडस्ट्रीज एबिलिटी टू रियलाइज द इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंक्रीज एंड यूनिट कॉस्ट डिक्रीज। मतलब कि जो ऑल दोज न्यू ट्रेड थ्योरीज आर रनिंग इन द मार्केट, दे आर मेनली वर्किंग फॉर टू अचीव द इकोनॉमी ऑफ स्केल। जैसे हम लोगों को पता है कि इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या होता है। इकोनॉमी ऑफ स्केल इज ऑल अबाउट द मास प्रोडक्शन। मतलब जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करोगे तो ओवरऑल कॉस्ट पर यूनिट विल बी डिक्रीज। इसमें लिखा भी है कि बिकॉज ऑफ द स्केल इकोनॉमीज या इकोनॉमी ऑफ स्केल, वर्ल्ड डिमांड सपोर्ट ओनली अ फ्यू फॉर्म्स इन सच इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो कंट्रीज दैट हैड एन अर्ली इंट्रेंस टू सच एन इंडस्ट्री हैव इन द एडवांटेज। मतलब जो न्यू ट्रेड थ्योरीज में बोला है कि जो लोग इकोनॉमी स्केल अचीव करते हैं उनको कुछ ना कुछ एडवांटेजेस रहता है। उसके बाद जो कंट्रीज को अर्ली इंट्रेंस या जो अर्ली जल्दी से मार्केट में आ जाती है, जिसको हम लोग फर्स्ट मूवर एडवांटेज बोलते हैं। फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होता है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में, इसमें फर्स्ट की स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है तो हम लोग उसको ठीक कर दे रहे हैं। और ठीक है, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होता है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज ऑल अबाउट कि जो भी एक नया सेक्टर्स में ऑल दस कंपनीज इन कमिंग इन वेरी फर्स्ट टाइम, तो सबसे पहला मान लो कि नया टेक्नोलॉजी आया और जिसने सबसे पहले नया टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दिया। जैसे हम लोग अभी बात करते हैं, अभी कोविड-19 का चल रहा है, तो जो कंपनी सबसे पहले वैक्सीन लॉन्च कर देगी तो दे विल गेट सम फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट थ्योरी इसका, मर्केंटिलिज्म थ्योरी। ठीक है, तो मर्केंटिलिज्म थ्योरी क्या था, इसका जो एक पीरियड था, इट वाज 1500 सेंचुरी से लेकर 1800 सेंचुरी तक की कहीं ना कहीं मर्केंटिलिज्म लास्ट तक ही चलता रहा। तो मर्केंटिलिज्म थ्योरी वाज ऑल अबाउट टू प्रमोशन ऑफ द एक्सपोर्ट। ठीक है, उनका कहने का मतलब था कि आप इंपोर्ट मत कराइए। बहुत सारे मर्केंटिलिज्म इकोनॉमिस्ट ने यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि जो बहुत नीड की चीज़ें उनको भी अब इंपोर्ट मत कराइए, क्योंकि जो उस ज़माने में इन 15th सेंचुरी और 1600 सेंचुरी की हम बात करते हैं, उस ज़माने में कि हम लोग इकोनॉमी को जज करते थे ऑन द बेसिस ऑफ द गोल्ड। जितना गोल्ड और फॉरेन रिजर्व होता था उसके बेसिस पे हम इकोनॉमी को जज करते थे। तो अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास गोल्ड आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास कमोडिटीज आएंगी। और भाई अगर इंपोर्ट कराएंगे तो यू हैव टू पे समथिंग टू दोज कंट्री जो आपको एक्सपोर्ट कर रही है, जिससे आप इंपोर्ट करा रहे हैं। तो मर्केंटिलिज्म थ्योरी इज ऑल अबाउट द कि दे फोकस द मोर ऑन द एक्सपोर्ट। इनका कहना है कि
इंपोर्ट को बहुत कम बढ़ावा दीजिए और एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करिए। इसमें लिखा भी है कि एक्सपोर्ट मोर टू द स्ट्रेंजर्स देन बी इम्पोर्ट टू द अमोस्ट ट्रेजर एक्सपेंड द किंगडम। तो जीरो सम वर्सेस पॉजिटिव गेम की बात ये लोग करते हैं कि इसमें क्या है कि विन विन सिचुएशन नहीं रहता है। इसमें इनका मान्यता है कि आपका मैक्सिमम एक्सपोर्ट करिए जिससे कि आपकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा फॉरेन रिजर्व आपके पास रहे, बहुत ज़्यादा आपके पास गोल्ड रहे। तो गवर्नमेंट इंटरवेंस टू अचीव ए सरप्लस इन द एक्सपोर्ट। आपको हमने बताया कि गवर्नमेंट कोशिश यही करता है, गवर्नमेंट भी इंटरवेन इसीलिए करती थी कि आपके पास सरप्लस एक्सपोर्ट का रहे। ठीक है, तो मर्केंटिलिज्म थ्योरी इज ऑल अबाउट कि प्रमोशन ऑफ द एक्सपोर्ट वी शुड कीप एंड वी शुड मोर कंसंट्रेट ऑन द एक्सपोर्ट एंड वी शुड अवॉइड द इंपोर्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द अक्रॉस द ग्लोब। सिंपल लैंग्वेज में आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा टिपिकल लैंग्वेज जिसमें लिखा है वो नहीं बताएंगे। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी जो एडम स्मिथ जी ने दिया, उनकी एक बुक थी द वेल्थ ऑफ द नेशन 1776 में आई थी। उसमें क्या हो गया कि इन्होंने बताया कि इन्होंने क्रिटिसाइज किया था जितने भी मर्केंटिलिज्म इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने बोला कि जब कि इन्होंने एक फैक्टर दिया कि एक फैक्टर को कांस्टेंट मानकर वाइल मेकिंग द कांस्टेंट ऑफ द वन फैक्टर वी शुड कंपेयर विद द टू कंट्रीज। ठीक है, तो उसके बाद हम तुलना करेंगे, जैसे कि उस समय उन्होंने कांस्टेंट माना था लेबर को, क्योंकि एक लेबर उस समय मूवेबल फैक्टर था उस समय, क्योंकि फॉरेन करेंसी होता नहीं था, टेक्नोलॉजीज थी नहीं। ठीक है, तो उन्होंने माना कि एक लेबर सपोज दैट यूएस में काम कर रहा है, एक लेबर सपोज दैट इंडिया में काम कर रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि यूएस में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आ रही है, यूएस में चीपर कॉस्ट आ रहा है, तो हम लोगों को क्या करना है, वो प्रोडक्ट हम लोगों को इम्पोर्ट करना चाहिए। ठीक है, और आपको लग रहा है यू आर इफ प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्टिविटी इन योर कंट्री इज मोर देन द यूएस देन वी शुड गो फॉर द एक्सपोर्टिंग ऑफ द दोज प्रोडक्ट। मतलब इन्होंने कुल मिला के आपको बताते हैं, दोबारा एक बार समझा रहे हैं कि एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी इज ऑल अबाउट कि एक फैक्टर को कांस्टेंट मानकर, एक फैक्टर कौन सा होगा, लेबर, कि एक फैक्टर को कांस्टेंट मानकर हमको दो देशों के बीच में, दो कंट्रीज के बीच में तुलना करना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आप ही कंट्रीज पर ज़्यादा एडवांटेज है, एब्सोल्यूट एडवांटेज आपको ज़्यादा मिल रहा है, यू आर एबल टू डू मोर प्रोडक्टिविटी इन योर कंट्रीज देन वन कंट्री, देन वी शुड गो फॉर द एक्सपोर्टिंग ऑफ द दोज प्रोडक्ट। अदरवाइज आपको लगा कि दूसरे देश में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो रही, तो आपको वो सब प्रोडक्ट क्या करना चाहिए, इंपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये देखना चाहिए कौन कौन से प्रोडक्ट में, ऐसे हर प्रोडक्ट की हम लोग अलग अलग बात करेंगे। कुछ प्रोडक्ट में जिसमें आपको स्पेशलाइज होंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम हर चीज़ की कंपेरिजन करेंगे। तो ये कंट्री शुड स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ एंड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स फॉर विच इट हैज़ एब्सोल्यूट एडवांटेज एंड इम्पोर्ट द अदर प्रोडक्ट। वही बात है कि आपको वही प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहिए, प्रोडक्शन करना चाहिए जिसमें आपको एब्सोल्यूट एडवांटेज है, उसके अलावा आप सब प्रोडक्ट इंपोर्ट कराइए। अब ये एब्सोल्यूट एडवांटेज होता है कि हमने आपको पहले ही बता दिया, दोबारा बता रहे हैं कि एब्सोल्यूट एडवांटेज व्हेन इट इज मोर प्रोडक्टिव देन अनदर कंट्रीज इन प्रोड्यूसिंग ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अगर आपके पास ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, चीपर कॉस्ट पे कर रहे हैं, व्हाइल कंपेयरिंग विद द टू कंट्रीज, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एडवांटेज। वही एक ये डायग्राम से यहाँ पर इन्होंने बताया। नेक्स्ट हो गया कॉम्परेटिव कॉस्ट एडवांटेज। कॉम्परेटिव कॉस्ट एडवांटेज क्या आती है, इसमें तो डेविड रिकार्डो ने एडम स्मिथ जी को क्रिटिसाइज किया। इन्होंने बोला कि इन्होंने एक फैक्टर को हटा दिया है। इन्होंने बोला कि वाइल एकमुलेटिंग ऑल द फैक्टर प्रोडक्शन, जितना भी फैक्टर प्रोडक्शंस होते हैं उनके सभी फैक्टर्स को एकमुलेट करके हम देखेंगे कि दुनिया में किस देश में सबसे ज़्यादा सस्ता प्रोडक्ट आप बना पा रहे हैं। मीन्स वी शुड टारगेट द दोज कंट्रीज वेयर द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम। गॉट इट, समझ गए। तो इसीलिए देखिए दैट इज द ओनली रीजन आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन दे हैव स्टार्टेड देयर प्रोडक्शन फैसिलिटीज इन चाइना। नाउ लोगों ने जस्ट ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीजंस एंड ड्यू टू सम सर्टेन अदर रीजंस दे स्टार्टेड शिफ्टिंग देयर प्लांट फ्रॉम चाइना टू सम अदर कंट्रीज। बट कहीं ना कहीं हम लोगों को इसमें क्या, एक बार हमको दोबारा बता रहे हैं, कॉम्परेटिव कॉस्ट एडवांटेजेस थ्योरी इज गिवन बाय द डेविड रिकार्डो इन 1817। इसमें क्या है कि कंट्रीज शुड फोकस ऑन द दोज कंट्रीज वेयर द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम। ठीक है, एक फैक्टर की बात नहीं है, इनमें सारे फैक्टर्स की बात किया। देखिए कंट्री शुड स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ द दोज गुड्स इन विच इट इज रिलेटिवली मोर प्रोडक्टिव इवन इफ इट हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन ऑल गुड्स इज प्रोड्यूस। ठीक है, उससे मतलब नहीं है कि अगर आपको एब्सोल्यूट एडवांटेज है, इवन दो हमको ऐसे देश में जाना चाहिए, ऐसे देश में बिजनेस करना चाहिए जहाँ पर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मिनिमम। गॉट इट। नेक्स्ट हो गया हेक्सन एंड ओलिन। हेक्सन एंड ओलिन दो अलग अलग इकोनॉमिक्स थे स्वीडिश के, ये 1919 की बात है, 1933 के अलग अलग इरा के दोनों इकोनॉमिक्स थे। इन्होंने भी कहीं ना कहीं डेविड रिकार्डो को भी क्रिटिसाइज किया और आगे उसको रिफाइन किया। इनका कहना था कि वाइल कंपेयरिंग विद द टू कंट्रीज, इन्होंने दो फैक्टर दिए, एक लेबर इंटेंसिव की बात किया और दूसरा इन्होंने कैपिटल इंटेंसिव की बात किया। ठीक है,
कैपिटल और लेबर, इन्होंने दो फैक्टर दिए। इन्होंने बोला कि वाइल कंपेयरिंग विद द टू कंट्रीज, वन कंट्रीज विल बी बिकम द कैपिटल इंटेंसिव एंड अदर कंट्रीज विल बी बिकम द लेबर इंटेंसिव। ठीक है, गॉट इट। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, इफ इंपोर्टिंग ऑफ द लेबर इज चीपर, तो उन प्रोडक्ट को आप उन सब चीज़ों को, लेबर को इंपोर्ट करा लीजिए और अपने देश में प्रोडक्शन करिए। इफ यू आर थिंकिंग कि इंपोर्टिंग ऑफ द लेबर इज कॉस्टली, देन व्हाट यू विल डू, आप अपनी कैपिटल लेकर जाइए, उस देश में बिजनेस कर लीजिए। आपको एग्जांपल देते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। देखिए इंडिया एंड चाइना का, इंडिया एंड अमेरिका का बात करते हैं, तो अमेरिका मैक्सिमम चीज़ें तो, मैक्सिमम लेबर तो इंपोर्ट करा लेती है। जितने भी आप देखिए कि ब्रेन ड्रेन का नाम सुने होगा ना, कि जितने लोग यहाँ IIT सैम्स में पढ़कर दे आर मूविंग, दे आर माइग्रेटिंग इन द US, तो उसको लगता है जहाँ पर उसको लेबर इंपोर्ट करना चीप पड़ रहा है, तो वो लेबर इंपोर्ट करा के वो अपने क्या पर बिजनेस कर रही है। दे स्टार्टेड देयर ऑपरेशंस इन US ओनली, जहाँ पर उसको लगता है कि बहुत बल्क में लेबर कराना है, लेबर उनको चाहिए और लेबर इंपोर्टिंग करना बहुत कॉस्टली पड़ेगा, तो वो अपना पैसा ला कर इंडिया में बिजनेस करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए देखिए गूगल भी यहाँ पर ऑपरेट कर रहा है, एप्पल ने भी दे स्टार्टेड देयर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो एक्सन ओलिन थ्योरी लास्ट टाइम बता रहे, एक्सन ओलिन थ्योरी इट्स ऑल अबाउट the two factor, they have given the two factor, that is called labor and capital. इन्होंने बोला while comparing with the two countries, one country will become the capital intensive, other country will become the labor intensive. If importing of the labor is cheaper, then you should have do production in your countries. अगर आपको लगता है लेबर इंपोर्ट करना कॉस्टली पड़ रहा, तो अपनी कैपिटल लेकर जाइए, उस देश में बिजनेस करिए। क्लियर? तो थ्योरीज ऑफ द रिलेटिव फैक्टर एंडोमेंट, रिलेटिव फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, अभी आपको बताई दिया। तो इस फैक्टर एंडोमेंट वेरीज अमॉन्ग द अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग फैक्टर एंडोमेंट होंगे। अगर हम इंडिया चाइना का बात करेंगे तो अलग लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव हो जाएगा, ऐसे ही। तो डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन, डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट फैक्टर्स, आप कभी लेबर प्रोड्यूस करने वाले बन जाएंगे, कभी कैपिटल प्रोड्यूस करने वाले बन जाएंगे। जो आपसे गरीब देश होगा तो उसके पास लेबर होगा, तो उससे इंडिया भी, अगर बहुत सारे देशों, बांग्लादेश की बात करेंगे, पाकिस्तान से बात करेंगे, तो कहीं इंडिया विल बी बिकम द कैपिटल इंटेंसिव और बांग्लादेश विल बी बिकम द लेबर इंटेंसिव। इसीलिए लोग, बांग्लादेश के लोग यहाँ पर माइग्रेट होकर यहाँ पर बिजनेस करने आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हो गया इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज ऑल अबाउट द सेम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। हम लोग बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। ठीक है, तो इट्स अगेन द सेम थिंग कि इंट्रोडक्शन स्टेज होगा तो आपको कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉलो करना है, देन प्रोडक्ट, देन ग्रोथ पे क्या करना है, देन आपको मैच्योरिटी पे क्या करना है, देन डिक्लाइन पर क्या करना है। ठीक है, अब बात आगे क्लासिकल थ्योरीज की बात करते हैं। क्लासिकल थ्योरीज में वही हमने आपको बता ही दिया था क्या क्या है इसमें, बहुत डिटेल में आपको इसमें नहीं जाना है। नेक्स्ट लास्ट हम लोग बात करते हैं, वो हमने स्किप कर दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, दैट इज द ओनली रीजन आई स्किप दो स्लाइड्स। नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, पॉटर डायमंड मॉडल जिसको हम लोग बोलते हैं, इन्होंने 4 फैक्टर दिया था। इन्होंने बोला कि इन 4 फैक्टर्स के बेसिस पे हमको देखना है कि किस देश में बिजनेस करना है। एक फैक्टर एंडोमेंट का बात किया, डिमांड कंडीशंस का बात किया, रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज की बात किया, और फॉर्म स्ट्रेटजी एंड स्ट्रक्चर राइवलरी की बात किया। ठीक है, तो इसमें आगे हमने बनाया भी है। तो कि वी हैव टू बी एक्यूमुलेट दीज 4 फैक्टर्स, उसके बाद वी शुड सी कि कौन सी कंट्रीज में हमको प्रोडक्शन करना चाहिए। तो फैक्टर एंडोमेंट में बात होगी वही कौन कौन से फैक्टर प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, वर्कफोर्स, इंफ्रा। ठीक है, ये सब चीज़ों को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा व्हेन वी आर अप्रोचिंग द इंटरनेशनल मार्केट। क्लियर? एंड सेकंड हो गया डिमांड कंडीशन, देयर शुड बी सम डिमांड, लार्ज डिमांड है, सोफिस्टिकेटेड डोमेस्टिक कंज्यूमर बेस है, ऑफर्स एंड इनोवेशन फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, टेस्टिंग ग्राउंड, मतलब किस आपकी देयर इज सम सर्टेन डिमांड्स ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और नॉट। तो आपको डिमांड भी देखना, हाई डिमांड है, मीडियम डिमांड है, लो डिमांड है। थर्ड हो गया रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, मतलब आप जो भी प्रोडक्शन वहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हैं, जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, देयर शुड बी सम रिलेटेड एंड द सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज ऑल्सो। अगर सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज नहीं होंगी तो आप रॉ मटेरियल्स कहाँ लेंगे, अगेन देन यू हैव टू बी गो फॉर द इंपोर्टिंग ऑफ द रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं तो फिर आपको कॉस्टली पड़ेगा, तो आप मूवी क्यों कर रहे हैं दूसरे देश में। तो दैट इज द ओनली रीजन वी हैव टू बी लुक दीज ऑप्शंस ऑल्सो कि व्हाट आर द रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज आर अवेलेबल इन द पर्टिकुलर कंट्रीज और नॉट। फिर लास्ट हो गया फॉर्म स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी। फर्म की स्ट्रेटजी क्या है, व्हाट आर द मार्केटिंग स्ट्रेटजी यू आर फॉलोइंग इन द कंसर्न कंट्रीज, आपकी कंपनी का स्ट्रक्चर क्या, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या, और राइवलरी इज ऑल अबाउट द कंपटीशन। ठीक है, देयर शुड बी सम हेल्दी कंपटीशन। अगर कंपटीशन नहीं होगा तब भी बहुत एक खराब होता है मार्केटर्स के लिए, क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट को पिच नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज द थिंग कि वी हैव टू बी लुक अबाउट द व्हाट आर द मार्केटिंग स्ट्रेटजी यू आर गोइंग टू फॉलो, आपकी फर्म की, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी क्या है, and what is all about the structure and what is all about the how many competitors are there in a international market. ठीक है, तो this is all about the international trade theory. Okay, thank you so much. If you are liking my videos, please do like and subscribe my channel.